नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई है और आज सीट बंटवारे के तहत क्या फॉर्मूला तय हुआ है, उस फॉर्मूले का ऐलान किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रही है और इस गठबंधन के तहत अपना दल और निषाद पार्टी को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं, कहां कहां पर सीटें दी गई हैं, इस पूरे फॉर्मूले का आज औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये कल देर शाम जारी हुई थी। इस तस्वीर में केंद्रीय आला कमान के साथ साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ यह फोटो सेशन हुआ था। और इस वक्त मेरे साथ अश्विनी द्विवेदी जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। अश्विनी, क्या कुछ इस गठबंधन के तहत फॉर्मूला तय हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सहयोगी पार्टी हैं, इनकी ताकत, इनका गढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश है, लेकिन निषाद पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र सेंट्रल यूपी के भी कुछ सीटों पर अपना दावा जता रहा है। क्या फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का संगनात हो चुका। ऐसे में एनडीए है जो उसके गठबंधन सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं अपनी सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर अंतिम मोहर लगाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली में इस समय कई दौर की बातचीत हो चुकी है, चाहे अपना दल के अध्यक्ष हों या फिर संजय निषाद हों, दोनों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है सत्यदेव सिंह, उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार बैठकें कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा बात यह है कि जो सीटें जो इनके सहयोगी दल चाह रहे हैं उनको लेकर के सहमति लगभग बन गई है। अगर निषाद पार्टी की बात करें, निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें देना चाहती है, जिसको लेकर के बात बन गई, लेकिन निषाद पार्टी 17 सीटें चाहती है। 2 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है। अगर बात करें वहीं अपना दल की, तो उसको 14 सीटें देने की बात कही जा रही है, निकल के सामने आ रही है। हालांकि अपना दल अनुप्रिया पटेल ने जो है 34 सीटों की जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें 14 सीटें हैं जिनको लेकर के लगभग अंतिम मोहर लग चुकी है। निश्चित तौर पर इसके बाद कभी भी आज संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि ऐलान हो सकता है कि उनको सीटें जो हैं वो सुनिश्चित कर दी जाएगी, कहां से कौन सी पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर लेकिन अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के अपना दल एस भी दावा कर रहा है, संजय निषाद भी दावा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि वो सीटें उनके पाले में रहें। निश्चित तौर पर ऐसे में ये इन सीटों को लेकर के चर्चाएं भी हो रही है और अंतिम मोहर लगाने के लिए लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं दोनों तीनों पार्टियों के, वो बैठक कर रहे हैं और संभवतः आज शाम तक निर्णय ले लिया जाएगा कि आखिर कौन जो पार्टी किस सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। जहां तक बात 2 सीटों की जो फंस रही है उसमें संभवतः ऐसा जो संजय निषाद है चाह रहे 2 सीटें और दी जाए उनको, उन पर संजय निषाद को 2 सीटें तो दी जा सकती हैं, लेकिन वो सिंबल जो है भाजपा का हो सकता है जिस पर चुनाव लड़े जाए। निश्चित तौर पर जो पिछले दिनों 3 दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार बैठकें हो रही हैं और उसमें चर्चाएं भी हो रही हैं। संजय निषाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें चाह रहे हैं, इटावा के आसपास की कुछ सीटें हैं जहां पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं और उनका कहना है कि वहां पर उनकी जो समुदाय का वोट बड़ी संख्या में है, ऐसे में वहां पर उनका जनाधार है और उनको सीट मिलनी चाहिए। हालांकि अगर बात करें संजय निषाद की, संजय निषाद गोरखपुर के क्षेत्र से आते हैं और वहीं संतकबीर नगर से उनके बेटे हैं जो सांसद भी हैं, लेकिन जब इससे पहले 2017 का चुनाव हुआ था, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र जो सीट है वहां संजय निषाद खुद चुनाव लड़े थे और वहां से तीसरे नंबर पे आए थे। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है। वहीं अगर बात करें केवल जो संजय निषाद ने तमाम जो पार्टियां थी उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था पिछला 2017 का, मात्र एक सीट जीतने में कामयाब हुए थे, वो ज्ञानपुर की सीट थी। निश्चित तौर पर अब इन सब जो आंकड़े हैं इनको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इकट्ठा किया है, उसके आधार पर बात हो रही है और संभावना है कि जल्द से जल्द इसका निर्णय हो सकता है। जी चलिए अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दलों के साथ सीट फॉर्मूले को लेकर क्या कुछ तय हुआ है, इसका औपचारिक और आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है।
वह दिल्ली में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच बैठक हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव के गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन कुछ सीटों को लेकर गतिरोध बरकरार है। 6 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर बात बन नहीं पा रही है। सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा है कि हम सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। और तो चलिए, सीटों को लेकर जेपी नड्डा ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि गठबंधन हो चुका है और गठबंधन के तहत जो सीट फॉर्मूला है उसको लेकर आगे जानकारी दी जाएगी। अश्विनी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, वो 6 सीटें जिसको लेकर पेच फंसा हुआ, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, वो ज़्यादातर सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं जिनको लेकर एक 99वां सीट है जिसको लेकर के पेच फंसा हुआ है, जहां पर अमन मणि त्रिपाठी हैं, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। निर्दलीय पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार कहीं ना कहीं निषाद पार्टी चाह रहे हैं कि अमन मणि त्रिपाठी हैं जो उनकी पार्टी से चुनाव लड़े। वहीं भारतीय जनता पार्टी वहां से अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। वहीं इटावा के आसपास के क्षेत्र है जो वहां से निषाद पार्टी अपने लिए सीट चाह रही है, लेकिन अभी तक वहां से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको टिकट देने के मूड में हो या सीट देने के मूड में हो। हालांकि जो बात चल रही है वो 2 सीटों की बात, जो बंटवारे की बात है वो निषाद पार्टी से है। वहीं 4 सीटों पर है जो वो अपना दल से पेच फंसा हुआ है। अपना दल जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इलाहाबाद है और मिर्जापुर, इन जिलों में जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहा है क्योंकि यहां पर उसका वर्चस्व अच्छा खासा है। निश्चित तौर पर कौशाम्बी जो है जिला है वहां पर भी सीट चाह रहा है अपना दल, लेकिन इन सबके बीच में क्योंकि तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से पिछली बार जीती थी और वहां ऐसी उम्मीद उसको है कि इस बार अपना कैंडिडेट उतार के कहीं ना कहीं फिर से बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सकता है। इन सब चीजों को लेकर के चर्चाएं भी हो रही है लगातार। कल देखा गया कि जो सहयोगी दल के नेता थे उनको साथ ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साथ एकजुटता का संदेश भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो तीसरे चरण की लिस्ट जारी करना है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे में कि कब आखिर जो है जो सीटों का बंटवारा आखिर कंफर्म हो पाएगा कि किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि संजय निषाद का सीधे साफ तौर पर कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हमारी पार्टी नहीं सिमटी हुई है। हम चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो क्षेत्र हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह हमारी जाति का वर्चस्व है और निश्चित तौर पर हम कहीं से भी चुनाव में पार्टी लड़ेंगे तो हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अगर बात समझे निषाद पार्टी की और जो निषाद वर्ग का वोट है तो वाकई में गंगा का किनारा जो कटरे का है वहां बड़ी संख्या में होता है, चाहे वो हरदोई ले लीजिए, उन्नाव लीजिए, कानपुर लीजिए, इलाहाबाद ले, रायबरेली लीजिए, हर जगह पर आपको इस जाति का वोटर मिल जाएगा। लेकिन संजय निषाद के साथ कितना है यह बड़ी बात होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और ये वही वोटर है जो जिन पर संजय निषाद अपना अधिकार घोषित करते हैं कि हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं और वो हमारे अनुसार ही वोटिंग करेंगे। निश्चित तौर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं चाहती छोड़ना क्योंकि 2022 का चुनाव है ही, साथ ही साथ आगामी जो आने वाले चुनाव हैं अगर वो अभी ढील देती है तो निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव होगा तो फिर से एक बार ढील देनी पड़ेगी। जी, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी
2017 के मुकाबले गठबंधन के तहत उनके जो सहयोगी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, और जो छोटी पार्टियां होती हैं वो चुनाव के वक्त बहुत ज़्यादा निगोशिएट करती है, क्योंकि उनको पता है कि यही मौका है, इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी अश्विनी किस तरीके से ले रही है? क्योंकि एक तरफ संजय निषाद की पार्टी है जिनका वो जो दावा करते हैं वो कितना सही है कितना गलत है उसका आकलन आज तक नहीं हो पाया। दूसरी तरफ एक अपना दल है जिसकी एक सांसद भारत सरकार की मंत्री हैं, पिछले चुनाव में भी इनके साथ गठबंधन था, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया, सीटें भी जीती गई। तो दोनों पार्टियों को साधा जाए ताकि अपना दल को यह भी न लगे कि वो निषाद पार्टी से भी नीचे है। बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अपना दल की या संजय निषाद की निषाद पार्टी का, निश्चित तौर पर संजय निषाद का इससे आकलन किया जा सकता है। जब 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था गोरखपुर ग्रामीण से, तो तीसरे नंबर पे आए थे, जबकि गोरखपुर ग्रामीण वो क्षेत्र है जहां पर निषादों की भरमार दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जाति इसी वर्ग से होती है जो वोट करती है। वहां पर जब उनका तीसरा नंबर आया तो वाकई में कहीं ना कहीं संदेह उठता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक चीज और देखने को मिली, 2018 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो प्रवीण निषाद जो थे वो समाजवादी पार्टी के वहां से प्रत्याशी बनाए गए थे और वहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है जीत हासिल करना क्योंकि वहां पर से मुख्यमंत्री आते थे, वहां पर मुख्यमंत्री का वर्चस्व है, वहां पर जो पूरी तरह से भाजपामय तरीके से कहें गोरखपुर तो खराब नहीं होगा कि भाजपामय वहां था पूरा माहौल। उन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई चूक हुई थी जिससे प्रवीण निषाद चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि तमाम जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि वहां के जो प्रत्याशी थे वो नहीं ठीक थे, जिसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते थे उनको, इसलिए हार का सामना करना पड़ा था। अब दोनों चीजों में डिफरेंस यहां पर आता है कि एक और तो संजय निषाद अपने ही घर से चुनाव हारते हैं, वहीं उनके बेटे जो होते हैं वो चुनाव जीतते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन इतना भी भाव नहीं दे रही संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी की उनके लिए कुछ भी कर दे। क्योंकि आपने देखा जब अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हुआ तो पूरे कयास थे, चिल्ला चिल्ला के संजय निषाद कह रहे थे कि हम मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, उनको एमएलसी तक ही सीमित रखा और उनको एक साफ संदेश दिया कि हमको आपकी जरूरत तो है लेकिन इतनी भी नहीं कि कुछ भी कर जाए। क्योंकि पिछली बार देखा गया 2017 में जब विधानसभा चुनाव होना था उससे पहले राजभर को अपने साथ लाए, 8 सीटें दी गई राजभर को, उसमें से 4 सीटें राजभर ने जीती। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो रवैया रहा पार्टी एनडीए के गठबंधन के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती कि राजभर वाली जो स्थिति फिर से बने जिससे उनको जवाब देना पड़े कि सहयोगी दल ही आप पर सवाल क्यों उठा रहे। तो ऐसे में हालांकि 15 सीटों पर लेकर लगभग बात बन गई है, 2 सीटों का पेच फंसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी वो उन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है कि सिंबल मेरा रहेगा, आप प्रत्याशी अपने उतार लीजिए। निश्चित तौर पर वहीं अगर अपना दल की बात करें तो अपना दल जो है कहीं ना कहीं इस समय बेहतर स्थिति में है संजय निषाद से, क्योंकि उसके 2 उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट में खुद केंद्रीय कैबिनेट में खुद अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। हालांकि उनका जो वर्चस्व है वो मिर्जापुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ इन्हीं क्षेत्रों में है। यहां पर जो पटेल वोटर है वो बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में उनकी भी नाराजगी नहीं झेलना चाहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव के अगर देखें 2012, 2017 तो बेहतर परफॉर्मेंस अपना दल ने किया है, तो इसके चलते उसकी 3 सीटें बढ़ाई गई। हालांकि 36 सीटों का जो लिस्ट दी गई थी उसमें इस फॉर्मूले के तहत क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं आज संभव तो वो क्लियर हो जाएगा। अश्विनी आप मेरे साथ बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आज फिर से झटका देने जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता नितिन अग्रवाल और प्रमोद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इनके अलावा कांग्रेस की जो पोस्टर गर्ल हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसमें सबसे सामने नजर आ रही हैं प्रियंका मौर्य। प्रियंका मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, क्योंकि प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर कई सारी बातें कही थी और उनके निजी सचिव पर कई सारे आरोप लगाए गए थे, पैसे की डिमांड की बात उन्होंने कही थी, जिसके बाद कल वो बीजेपी के ऑफिस में भी नजर आई थी। और आज माना जा रहा है कि प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल होंगी और इनके साथ साथ जो पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष पर उन्होंने इस्तीफा दिया है नितिन अग्रवाल, आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अश्विनी मेरे साथ लगातार बने हैं।
अश्विनी, अगर हम बात करें नितिन अग्रवाल की, तो नितिन अग्रवाल का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत पहले से था। एक औपचारिकता ही नितिन अग्रवाल की ज्वाइनिंग मानी जा सकती है, क्योंकि जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने एक गेम किया था। और प्रियंका मौर्य की बात करें, जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल है, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली, भारतीय जनता पार्टी एक नैतिक समर्थन लेते हुए कांग्रेस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को हमला करेगी, प्रियंका मौर्य को अपने साथ ज्वाइन करवा के। बिल्कुल, अगर नितिन अग्रवाल की बात करें तो औपचारिक जो ज्वाइनिंग है वो भाजपा में आज हो सकती है, लेकिन उनका जो प्रेम था भाजपा से वो पहले ही दिखाई पड़ा था। जब क्रॉस वोटिंग उन्होंने की थी बाकायदा, उसके बाद से ही उनका जो भाजपा प्रेम दिखने लगा था। उनके हालांकि उनके पिता जो हैं आधिकारिक रूप से भाजपा के सदस्य भी हैं, निश्चित तौर पर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर नितिन अग्रवाल की, नितिन अग्रवाल को जो जब उपाध्यक्ष बनाया गया प्रधान परिषद का, तो निश्चित तौर पर उस दौरान सबसे बड़ा गेम जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला, क्योंकि वो पद जो होता है वो विपक्ष जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका होता है। नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता थी उससे इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में सबसे बेहतर मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा कि अगर जो विपक्षी पार्टियां संविधान का हवाला दे रही थी कि संवैधानिक रूप से गलत है, तो बिल्कुल वहां पर टेक्निकल पॉइंट ये था कि बिल्कुल गलत नहीं था वो, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी का होता है और विपक्षी पार्टी में वो थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको बाकायदा जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। निश्चित तौर पर उसके बाद अब चुनावी समय आ चुका है, ऐसे में किसी पार्टी का स्थायी रूप से दामन थापना बहुत जरूरी होता है। निश्चित तौर पर नितिन अग्रवाल ने अपने कार्यकाल जो था विधान परिषद के अध्यक्ष का वहां से इस्तीफा दिया, सदस्यता से इस्तीफा दिया, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने नितिन अग्रवाल को अध्यक्ष बनाकर के विधान परिषद का एक जो वैश्य समाज है उसको साफ संदेश दिया कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ हैं, आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि नरेश अग्रवाल है जो बड़े नेता माने जाते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल जो उनका वो है करियर वो भी बेहतर रहा है। हरदोई सदर सीट से चुनाव लड़ते नितिन अग्रवाल, पिछला चुनाव जीते थे, और निश्चित तौर पर जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी उस समय जीते थे। निश्चित तौर पर वहां का अगर बात करें जो स्थित है बीजेपी की, वह अभी तक बेहतर नहीं था, लेकिन नरेश अग्रवाल के आने से सीट सदर सीट है जो भारतीय जनता पार्टी हरदोई की, वो संभवतः ऐसी। चलिए देखते हैं अश्विनी इनकी ज्वाइनिंग की बात कितना आगे बढ़ती है, औपचारिकता बाकी है, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई छोटे दलों और संगठन के नेता समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। सपा की आज भी 11:30 बजे और शाम को 4 बजे वर्चुअल रैली है। 2 वर्चुअल रैली समाजवादी पार्टी की है, जिसमें आज पहली वर्चुअल रैली 11:30 बजे और शाम को 4:30 बजे होगी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक का विरोध किया गया है। विधायक विक्रम सिंह सैनी को ग्रामीणों ने भगा दिया। विधायक और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक के साथ अभद्रता हुई है। ग्रामीणों की भीड़ से बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह हाथ जोड़कर निकले हैं। सोशल मीडिया पर विधायक के विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। खतौली विधानसभा से विक्रम सैनी बीजेपी के विधायक हैं। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और इसके तहत थाना भवन से बीएसपी ने जहीर मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतौली की बात करें तो खतौली से करतार सिंह भड़ाना, मेरठ शहर से मोहम्मद दिलसाद ये बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। मेरठ शहर से मोहम्मद दिलसाद को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बागपत से अरुण कसाना, बागपत के बाद साहिबाबाद की बात करें तो साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। गाजियाबाद से कृष्णा कुमार शुक्ला, गढ़मुक्तेश्वर से मदन चौहान को कुल मिलाकर 12 नामों का ऐलान बीएसपी की तरफ से की गई है। और चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की नजर कैश और शराब जैसी चीजों पर है। कैश, शराब और सामग्री पर निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि निजी स्थान, सार्वजनिक जगह से 44 लाख से ज्यादा की प्रचार सामग्री हटाई गई है। 9 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। अब तक 5000 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया है।
अब तक 7 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए। ये कैश की रकम है और अब तक 6 लाख से ज़्यादा के लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए हैं।